नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। 10 वर्ष तक के 73% बच्चे साधारण वाक्य भी पढ़ और समझ नहीं पाते। स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की गुणवत्ता भी बेहद कमजोर है। टीचिंग स्टाफ पर नॉन टीचिंग कामों का बोझ इतना है कि इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्कूली शिक्षा में महिलाओं की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो भी नहीं है। रिपोर्ट में कई सारी और खामियां बताई गई हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर तमाम सेक्टर्स में आगे निकल रहे देश में स्कूली शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल अक्सर शिक्षा की खानापूर्ति क्यों करते दिखते हैं। बच्चों को शुरुआती शिक्षा ही बेहतर नहीं मिलेगी तो भविष्य का क्या होगा। ऐसे ही और भी कई सवाल होंगे जिन्हें हम अपने एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। और आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो यूनेस्को की जिस तरह से रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारी टीम ने एमपी में एक स्कूल से रियलिटी चेक किया है, आपको दिखाते हैं। क्लास 1 से 10 तक कुल स्टूडेंट्स 34, टीचर 7। दुर्भाग्य, स्कूल की एक बच्ची ने 10वीं की परीक्षा दी, वो भी पास नहीं कर पाई। सीधी सी बात, बच्ची फेल नहीं हुई, ये सिस्टम और स्कूल की व्यवस्था फेल्योर है। ग्वालियर के लखनपुरा स्कूल में पढ़ाने के लिए 7 शिक्षक हैं। हालांकि स्कूल में बच्चे सिर्फ 34 ही है। इस बार 10वीं में सिर्फ एक बच्ची ने परीक्षा दी। उसे बोर्ड में 500 में से महज 133 अंक ही मिले। इनमें भी ज्यादातर नंबर प्रैक्टिकल के हैं। थ्योरी में तो हर विषय में सिर्फ 4 से 7 के बीच अंक ही मिले। जाहिर है स्कूल में या तो शिक्षक कम वक्त दे रहे हैं, या उनके पढ़ाने की गुणवत्ता सही नहीं है, या फिर छात्रा नियमित स्कूल नहीं आ रही थी। सवाल ये भी है कि अगर छात्रा नियमित नहीं पहुंची तो उसकी अटेंडेंस पूरी कैसे हो गई और वो बोर्ड परीक्षा में कैसे शामिल हुई। इसमें सर्वप्रथम तो पालक की गलती है। शिक्षक कहते हैं कि बच्ची को स्कूल भेजो, तो 8 दिन महीने में 5 दिन में बच्ची आती है। फिर उसके बाद में एतलाली फिर शिक्षक भी करते हैं। अब उनके यहाँ जाती हैं बुलाने के लिए, तो आज है नहीं है, भैंसों में गाय में घर गृहस्थी काम में लग जाती हैं बच्चे। लेकिन ये बताइए कि अगर बच्ची आती नहीं थी तो हाजिरी 70% कैसे हो गई? क्योंकि परिणाम तो तब आता है जब परीक्षा देना पड़ती है। सही है। परीक्षा के लिए अटेंडेंस चाहिए अटेंडेंस पूरी चाहिए, 90-95% स्टूडेंट होनी चाहिए। जब ही क्या बच्चा पढ़ेगा जब ही तो रिजल्ट सही आएगा। तो वो अगर एक गलत जो है हाजिरी दी गई है, गलत हाजिरी मानी जाएगी, गलत हाजिरी मानी जाएगी। बच्ची आई नहीं है और उसकी हाजिरी भर रही है तो गलत है। दरअसल क्या है कि ज़्यादातर यहाँ के जो चूँकि रोड अब अच्छे बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके बच्चे ग्वालियर रह के पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ मिडिल तक के तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बाकी हाई स्कूल और इस सारे बच्चे ग्वालियर चले जाते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था होगी। और लेकिन एक स्टूडेंट थी यहाँ हाई स्कूल में, एक ही ने एग्जाम दिया। पूरे मध्य प्रदेश का पहला मामला है। 7 टीचर होने के बाद भी वो बुरी तरह से फेल हो गई। मैं देखता हूँ उसने उन टीचरों की क्या कमी रही जिसकी वजह से हम ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाए। परीक्षा परिणाम बताते हैं कि ग्वालियर जिले में 87 ऐसे स्कूल हैं जहां 10 से भी कम स्टूडेंट्स हैं। इनमें ज्यादातर प्राइमरी और मिडिल स्कूल शामिल हैं। जिला पंचायत सदस्य आशा जशवंत सिंह के मुताबिक घाटी गांव ब्लॉक के चंदपुरा, मुसाकी और नया गांव जैसे गांव में भी स्थिति यही है। कई स्कूलों में शिक्षक तो है लेकिन पढ़ने वाले 2-3 छात्र ही हैं। हम इस समय ग्वालियर के जिस स्कूल में हैं, लखनपुरा के स्कूल की ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी, और आप देख सकते हैं। और ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी असली पोल खोलने वाला एक स्थान है। ये एक ऐसा स्कूल है मध्य प्रदेश का जहां हाई स्कूल से सिर्फ एक ही छात्रा बैठी थी और वो फेल हो गई। यहाँ लगभग 3 दर्जन बच्चे पढ़ते हैं और एक से लेके 10 तक ये स्कूल है। और लगभग 34 बच्चे इसमें पढ़ते थे उस समय, और उसमें एक बच्ची थी वो हाई स्कूल के
एग्ज़ाम में बैठी थी और वो भी पास नहीं हुई। ये उसका कक्ष है और यहाँ 7 टीचर पोस्टिंग है। अभी कुछ बैठे हुए हैं यहाँ लोग और ये उनका स्कूल का कक्ष है, आप देख सकते हैं इसको। ये आज चूँकि अभी छुट्टी चल रही है, अभी ग्रीष्म अवकाश लग गया है, इसलिए यहाँ जो है कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये 3 कमरों का स्कूल है। इसमें इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या लगभग 34 है और हाई स्कूल में एकमात्र बच्ची बैठी थी, उसका वो पास नहीं हो पाई और उसको इतने ख़राब नंबर मिले। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो 7 टीचर हैं वो करते क्या है सर? तो ये आपका क्या नाम है? आप यूनुस खान। तो आप यहाँ परमानेंट टीचर हैं या? परमानेंट टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ मैं। अच्छा, आप प्राइवेट जी टीचर सर। हैं। तो ये बताइए यूनुस भाई कि यहाँ जो है कितना स्टाफ है टोटल? टोटल प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक 10 का वो 7 का है 7 लोग हैं। जी। तो उसमें कितने परमानेंट है, कितने 7 कि हमको बताया था कि 3 जो है वो अतिथि है, 3 अतिथि है जी। अच्छा, तो कितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं? 34 थे पिछली साल। अच्छा जी। अच्छा, तो उसमें एक बच्ची हाई स्कूल हाई में स्कूल की बैठी। जी जी सर। कौन बच्ची थी? रेवती नाम की लड़की बच्ची थी हमारे यहाँ। जी। वो क्या था, उसका घर दूर होने के कारण हम बार बार उनको हर महीने पेरेंट्स मीटिंग बुलाते थे, उनको बुलाते थे, तो वो बोलते थे कि लड़की दूर नहीं जा पाएगी, हम घर पे ही उसका कोचिंग करा के यहीं पढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए तो अटेंडेंस की भी जरूरत होती है। अटेंडेंस फिर कैसे पूरी अटेंडेंस नहीं दी हमने सर। हमने ये कहा था कि यहाँ पर एक बिटिया थी, उसका पूरा हमने इंटरव्यू भी था उसके अंदर, और ये कहा था कि अंदर स्कूल के अंदर हाई स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है। यहाँ पर क्या प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल सेक्शन है और यहाँ स्टाफ की भी और बच्चों की भी, कि जहाँ बच्चों की संख्या कम है। तो हमें भी काफ़ी दुख है कि एक बच्ची हुई पास नहीं हो पाई। ये सब स्टाफ के कारण हुआ है। हम चाहते हैं कि जो स्टाफ दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी वही व्यवस्था का रोना और कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इससे क्या बच्चों का बिगड़ता भविष्य संवर जाएगा? गत वर्ष की तुलना यदि हम कंपैरिजन में देखेंगे तो परिणाम ठीक है, परंतु जैसा आपने कहा परिणाम अच्छा आना चाहिए, बेहतर आना चाहिए। उसके बावजूद भी संभाग के हमारे 2 विद्यालय ऐसे रहे जिनमें कि 0% जिनका परिणाम रहा। एक ग्वालियर जिले का है जैसा आप बता रहे हैं, जो लखनपुरा वाला, और एक गुना जिले का है। वहाँ 2 बच्चे थे और दोनों ही फेल हो गए। यहाँ एक ही बच्ची थी और वो फेल हो गई। तो निश्चित रूप से वहाँ दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों को उसकी डिटेल एक स्टडी करके पूरा एक प्रतिवेदन मांगा है। कौन कौन शिक्षक हैं, क्या उनकी जवाबदारी साल भर जो रहे वहाँ पर पढ़ाने के लिए, और जो विशेष रूप से जो बच्चे हैं उनकी क्या उपस्थिति रही वहाँ पर, और उनके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया उनकी बनाए रखने के लिए। उधर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार का कहना है कि वे इस मामले की जांच करवा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कक्षा 10वीं और 12वीं का मंडल के द्वारा परीक्षा फल घोषित किया गया है। उसमें ग्वालियर जिले में हाई स्कूल के परीक्षा फल में लगभग 13% की वृद्धि हुई है और हायर सेकेंडरी के परीक्षा फल में लगभग 2.55% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के साथ ही जब रिजल्ट का पूरा विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि हाई स्कूल में एक विद्यालय है लखनपुरा, जो घाटी गांव विकासखंड में आता है। इसमें यहाँ पर एक बच्ची थी और एक बच्ची वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आती थी। क्योंकि वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आती थी, इसलिए वो जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी। कुल कितने छात्र थे वहाँ पे? कुल मिला के एक ही छात्र उसमें एनरोल्ड था, छात्रा थी वो। और वो छात्रा क्योंकि विद्यालय से उसका जो निवास स्थान था वो पर्याप्त दूर था। टीचर्स कितने थे? वहाँ पर जो है कुल मिला के 4 टीचर रेगुलर हैं और अभी हमने प्राचार्य वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, नियमित प्राचार्य जो है वो। पता चला कि ऐसा ही एक और स्कूल गुना के खजूरी में है। वहाँ भी हाई स्कूल की परीक्षा में 2 छात्र शामिल हुए और दोनों ही पास नहीं हो सके। वैसे ही बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में इस बार भी अंचल की स्थिति बहुत खराब रही। जिले में 25 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें 30% से भी कम बच्चे पास हुए हैं। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट।
तो ये स्थिति कोई नई नहीं है, लेकिन इतना दावा है मेरा कि स्थिति देखकर आपको बहुत दुख हुआ होगा कि ये क्या स्थिति है। नाम भी हमने जो दिया है वो आप देख रहे होंगे, सरकारी टाइप स्कूल, जो बातों में कहा भी जाता है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। इस वक्त इस डिबेट में हमें डॉक्टर उषा खरे मैम ज्वाइन कर रही हैं, सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल रही हुई हैं। उषा खरे मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ पूर्वा गिरहे मैम हैं, वो भी प्रिंसिपल रही हुई हैं सरकारी स्कूल में। पूर्वा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ डॉक्टर सुकन्या घोष जी हैं हमारे साथ। आप एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं रायपुर से, सुकन्या घोष विश्वास मैम। सुकन्या मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज तीनों प्रिंसिपल स्तर के गुरुजी आई हुई हैं। मैं छात्र की तरह उनसे कुछ पूछने की कोशिश करूंगा, छात्र अमूमन पूछने की कोशिश करते ही हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर उषा खरे मैम से जानना चाहता हूं। और उनको तो आप पहले से जानते हैं, कई बार वो हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं और उन्होंने कैसे नवाचार किए अपने विद्यालय में, कैसे स्कूल एक मॉडल बना, वो भी आपने देखा। उषा मैम, ये कितना इसका फर्क पड़ता है कि आप जब एक दूरस्थ अंचल में सरकारी स्कूल में होते हैं, वहां के माहौल में, वहां के रिजल्ट में, और जब आप राजधानी या आसपास की किसी बड़े शहर में होते हैं प्राइवेट माफ कीजिए सरकारी स्कूल में, तब वहां के माहौल में, वहां के बच्चों में, पढ़ाने के तरीके में और रिजल्ट में? जी धन्यवाद, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, फर्क तो सिर्फ सोच का है और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का है कि आपकी स्कूल की लीडरशिप जिनके हाथों में है वो कितने संवेदनशील हैं। ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं उन बच्चों का भी अधिकार है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, स्कूल जाएं, वहाँ पे अच्छी से पढ़ाई हो। पर अगर माहौल नहीं बनता है तो फिर माता पिता मजबूर हो जाते हैं ऐसे स्कूलों में दाखिला दिलाने जिनके आसपास या तो कोचिंग होती हैं या बच्चे बाहर रह के कुछ अच्छा पढ़ सकें, अच्छा रिजल्ट दे सकें। अब यहाँ पर प्रश्न ये, जो मैंने रिपोर्ट अभी देखी, एक प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक ही बच्ची स्कूल में दर्ज थी। टोटल कक्षा 1 से 10वीं तक 7 टीचर थे और मात्र 3 कमरे थे। इतनी रिपोर्ट से ही सारा दृश्य हमारे सामने आ गया कि क्या माहौल रहा होगा। 1 से 5 के बच्चों को बैठने जगह नहीं है, 6 से 8 के बच्चों को बैठने जगह नहीं है, 9वीं और 10वीं के बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो परिणाम तो ये आना ही था। तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे अंचलों में ये स्कूल कैसे खुल जाते हैं, अपग्रेड कैसे हो जाते हैं। 9वीं और 10वीं स्कूल अपग्रेड हुआ है। अगर छात्र संख्या नहीं है तो इस पर होने वाला व्यय, जो शासन ने व्यय किया है, स्कूल खोला है, वो किसके दबाव में आके किया है। तो यहाँ पर सभी का एक कर्तव्य बनता है, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे अधिकारी हों, कि एक सर्वे किया जाए कि स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो उसके पश्चात वो स्कूल खोले जाए। अब स्कूल भी खोल दिया, शिक्षक भी 1-2 पदस्थ कर दिए, परिणाम नहीं आया। यहाँ तो थोड़ी सी विपरीत स्थिति थी मैम। पहली तो बात ये कि देखिए, मतलब प्राइमरी के लिए ही कम से कम आपके पास प्रिंसिपल को रूम को छोड़कर कम से कम 5 रूम तो आपके पास होने चाहिए, तभी आप 1, 2, 3, 4, 5 कक्षाएं लगा पाएंगे। यहाँ 3 कमरे हैं, 7 शिक्षक हैं, जिसमें 4 परमानेंट, 3 अतिथि और 34 बच्चे। अगर आप देखें तो 7 पंजे 35, मतलब एक टीचर पर 5 बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। कमरे भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, शिक्षक भरपूर है, बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस पर मैं आपके पास जरा उषा मैम आता हूं। चर्चा में हमारे साथ इस वक्त पूर्वा मैम जुड़ी हुई हैं, प्रिंसिपल वो भी रही हुई सरकारी स्कूल में। पूर्वा मैम, स्वागत आपका। एक सवाल पूर्वा मैम, ये धांधली ही है क्या कि एक बच्ची एनरोल है 10वीं क्लास के लिए, वो फेल हो गई और टीचर ये कहते हैं कि चूंकि बच्ची का घर दूर था तो वो आती नहीं थी। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बच्ची की अटेंडेंस पूरी नहीं थी तो बच्ची को बोर्ड देने के लिए अलाउ कैसे हुआ? सर, यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से, जैसे भारतीय सरकारी स्कूल की जो स्थिति बताई गई है, 73% 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं है, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं और पढ़ भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति गांव में पाई जाती है। गांव में क्या होता है, स्कूलों की संख्या कम होती है और बच्चे जो है दूर के स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं, और उसके लिए मैं जो साक्षरता का प्रतिशत कम बता रहे हैं रिपोर्ट के हिसाब से, तो उसके लिए सबसे पहला कारण तो मैं ये बताऊंगी कि परिवार जो हमारी प्रथम पाठशाला होती है बच्चों की। अगर बच्चों को परिवार में सही माहौल ना मिले, माता पिता ध्यान ना दे बच्चों के पढ़ाई की तरफ, तब बच्चे कहाँ से शिक्षित होंगे, बताइए।
इसलिए और दूसरा कारण यह है कि जैसे माता जो है वो प्रथम गुरु होती है बच्चे की, और माता ही पढ़ी नहीं है, साक्षर नहीं है, पिता भी साक्षर नहीं है, तो कैसे बच्चा शिक्षित हो सकता है? बच्चा जो है वो अपने परिवार से ही सीखता है और बड़े आसानी से कोई चीज सीखते हैं, तो उनकी बेसिक ही सर गलत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों के माता पिता जो है उनके लिए जैसे अधिक उम्र के जो बच्चे अधिक उम्र के जो होते हैं उनके लिए जो स्कूल खोली जाती है वो खोली जाए रात वाली, तो उससे माता पिता पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत गहन चिंता का विषय है। इस पर तो जितनी बहस की जाए उतनी कम है कि प्रौढ़ शिक्षा क्या फिर से उस पर उस ओर जोर दिया जाना चाहिए। इस बीच दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिक्षाविद डॉक्टर अनुमित्रा सिंह जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैम, स्वागत करता हूं मैं आपका। और इसके साथ साथ राव कुलदीप सिंह सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शिक्षा अधिकारी रहे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा सुकन्या मैम के पास जा रहा हूं। एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं रायपुर में। सुकन्या मैम, देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी के पास जरा भी पैसा होगा तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट में डालेंगे, प्राइवेट स्कूलों में ही भेजेंगे। रिजल्ट्स को लेकर कितना तनाव आपके अपने व्यक्तिगत स्कूल में रहता है, अपने जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा, रिजल्ट्स को लेकर कंपटीशन, टीचर्स को ताकीद, ये सब कैसे रहता है माहौल? रिजल्ट का तो मैं जी मैम। रिजल्ट तो अपने निजी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट ही होता है, वो इसका क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोल सकते हैं। जो बच्चा जब नर्सरी में आते हैं, पेरेंट्स सबसे पहले पूछते हैं बोर्ड का रिजल्ट कैसा था। सो उसी से पता चल जाता है कि बच्चे के पेरेंट्स कितने इंटरेस्टेड हैं कि स्कूल कैसा है। उससे वो डिसाइड करते हैं कि स्कूल में डालना है कि नहीं। तो जब प्राइवेट स्कूल्स को ये पता ही है कि बोर्ड रिजल्ट्स ही अल्टीमेटली उनको दिखाने हैं, तो हम तो शुरू से ही लग जाते हैं। जब जैसे बोर्ड गोइंग बच्चे, मैं देख रही थी अटेंडेंस, हम लोग हर एक छोटे छोटे चीज को ऊपर इतने ध्यान देते हैं अटेंडेंस के लेके। बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं, एक दिन भी नहीं आ रहे हैं, तो टीचर्स पूछ लेते हैं कि पेरेंट्स को क्यों नहीं आया बच्चा। तो कभी कभी तो एग्जाम के टाइम में बच्चे अगर शादी में, पार्टीज में अगर जा रहे हैं छुट्टी लेके, पेरेंट्स के साथ भी शायद थोड़ा बहुत लड़ भी जाता है कि नहीं, आपको बच्चों को भेजना है, नहीं तो हमें जवाब देना पड़ेगा बच्चा क्यों एग्जाम में नहीं बैठा। तो हम इतना ध्यान देते हैं। और उसके बाद हर एग्जाम के बाद इतना हम एनालिसिस करते हैं टीचर्स के साथ बैठ के, मैनेजमेंट के साथ बैठ के, कौन सा एक बच्चा एक सब्जेक्ट में क्यों चूक गया, तो एक एक चीज में हम बारीकी से फिर उसके ऊपर ध्यान देते हैं। रेमेडियल टीचिंग, मतलब एक सब्जेक्ट में क्यों चूक गया, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में छूट गया, तो वो चीज को फिर रेमेडियल जाता है। तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैम, सुकन्या मैम, क्या बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी रिपोर्ट कार्ड साथ साथ चलता है क्या? आप एकेडमिक ईयर के लास्ट में आप देखते हैं क्या कि किस टीचर ने कैसा परफॉर्म किया है? अप्रेजल्स उसी के अकॉर्डिंग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और टीचर्स भी हम लोग चुनते हैं कि जिनको एक्सपीरियंस है, जो सिर्फ डिग्री से ही हम लोग टीचर्स को चुनते नहीं है, उनकी एप्टीट्यूड है कि नहीं, टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये देखते हैं। उसके ऊपर उसके बाद जो उनके परफॉर्मेंसेस होते हैं, अगर ठीक नहीं रहता है तो कई हद तक हम लोग चेंज भी कर देते हैं टीचर्स की, वो जब तक वो ट्रेंड ना हो जाए उस लेवल तक। तो हम इतना ध्यान तो देते हैं। जमीन आसमान का अंतर है। मैं हमारी जो सरकारी स्कूल की दो प्रिंसिपल यहाँ बैठे हुए हैं, उनका निरादर या उनके प्रति किसी तरह की कोई ऐसी बात मैं बिल्कुल मन में नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं हकीकत दिखाना चाहता हूं कि क्या होता है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। और सुकन्या मैम जो बता रही हैं वो मेरे बेटे के स्कूल के साथ भी है। मैं हर 3 महीने में वहां पीटीएम में जाता हूं अपनी वाइफ के साथ, और वहां पर जाकर मैं उसकी हर 3 महीने की PT1, हाफ ईयरली, फाइनल, PT2, बाकी टेस्ट, उनको लेकर मेरी पीटीएम होती रहती है। ये एक जो अंतर है, इसी पर हम बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ राव कुलदीप सर हैं। राव कुलदीप सर, आपसे जो मेरा सवाल है, क्योंकि आप सिस्टम में रहे हुए हैं, आप शिक्षा अधिकारी रहे हुए हैं, मेरा आपसे बस एक ही सवाल है सर कि इस सब में उस गांव के छोटे से बच्चे की क्या गलती है जिसके पेरेंट्स शायद उसे पढ़ाने लिखाने में उतने गंभीर नहीं है, उसके टीचर्स, उनको मंथली सैलरी आ रही है, शायद फिर वो भी पेरेंट्स की इस तरह की लापरवाही देखकर, उदासीनता देखकर शायद उनका भी जोश ठंडा हो जाता हो, उसमें उस बच्चे की क्या गलती है सर?
आसिफ जी, सिर्फ एकमात्र उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, बाकी सिस्टम में सबकी गलती है। ये आप सच कह रहे हैं कि तंज कस रहे हैं सर? पंचिंग बैग बना हुआ है, उस बच्चे को सब दोष दे देते हैं, इसको आता नहीं, इसको पढ़ना नहीं आता है, इसके माँ बाप नहीं भेजते, ये सब अपने अपने हाथ झाड़ लेते हैं। विधायक जी को हम सोचते हैं कि जनता का असली उनके पास पल्स रहती है, वो कहते हैं कि सब लोग ग्वालियर पढ़ने चले गए। अरे भाई वाह, इतना अगर अमीर हो गया भारत तो बहुत अच्छी बात है, फिर गांव में स्कूल में जरूरत ही नहीं बची, सब बच्चे ग्वालियर पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम जो कह रही थी कि माँ बाप ही नहीं पढ़ाते, अरे माँ बाप आपके पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ना बच्चे को, परीक्षा लेते हैं उस कक्षा की लेते हैं जिसमें आपने पढ़ाया, और आपके तो पिछली कक्षा में नीचे कुछ नहीं पढ़ाया। मतलब सब लोग अपनी जवाबदारी से बचे बैठे हैं, आराम से तनख्वाह मिल रही है, काम चल रहा है, लोग कुछ कह ही नहीं रहे ना। आग लगी हुई है, बच्चों के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, जो पढ़ के पास होके भी जा रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, कि इस लायक हुए ही नहीं, इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि इनको नौकरी दी जा सके। और सब लोग बस थोड़ा सा थेगड़ेबाजी करके थोड़ा संतुष्ट कर लेते हैं, दूसरे को दोषी ठहरा के अपने को बचा लेते हैं। सरकार भी कर्मकांड करती है, हर साल रिजल्ट के बाद उसका फॉलोअप देखेगी, थोड़े दिन किसी को कोई इंक्रीमेंट रोकना होगा तो रोकेगा। अरे भाई इतने साल हो गए, या तो हमारी ये शिक्षा गलत है जो हम सब बच्चों को एक ही जैसी पढ़ाई करवा रहे हैं। आप भी आसिफ जी, आप लोग भी आपस में एक दूसरे के कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड होगा कि भाई एजुकेशन पे आसिफ जी बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे एक्स करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब बच्चे एक जैसा पढ़ेंगे और उसके बाद एक ही जैसी परीक्षा होगी, उसमें जो बच्चा फेल हो जाएगा वो बस किसी काम का नहीं। तो ये जो व्यवस्था है, इस पे बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। थेगड़ेबाजी से काम नहीं चलने वाला, व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हम उसको खाली घाव पे फूल रख रख के छुपा रहे हैं, असली बात ये है। ठीक, सुकन्या मैम, अगर मैं कहूं कि अगर मैं किसी आपको सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बनने का मौका मिल जाए आपको, सबसे पहली वो 2 चीजें क्या होंगी जो आप बदलेंगे उस सरकारी स्कूल में? तो मुझे टीचर्स ट्रेनिंग का मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये मुझे लग रहा था देख के कि टीचर्स एक्सपीरियंस नहीं है वो ये हैंडल करने के लिए। और साथ में मुझे पेरेंट्स का ओरिएंटेशन का, जो पीटीएम की बात कर रहे हैं, जो पेरेंट्स को जागरूकता, वो बहुत जरूरी है। ठीक, यानी टीचर्स की ट्रेनिंग और पीटीएम यानी कि संवाद बहुत बने रहना चाहिए। अनुमित्रा मैम मेरे साथ हैं, शिक्षाविद हैं। अनुमित्रा मैम, ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से ये चर्चा चली आ रही है, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी शायद ये चर्चा चलती रहेगी कि कैसे सरकारी स्कूलों को सुधारें, कैसे उनमें ये करें। टीचर्स आएंगे, प्रमोट होंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर वो हमारे साथ बैठेंगे और फिर हम अगली पीढ़ी के लिए चिंता करते रहेंगे। ये लंबी चर्चा का विषय है। मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं अनुमित्रा मैम, ये सिर्फ दिखावा बन के रह गए क्या स्कूल? एक खाना पूर्ति कि गरीब बच्चे कुछ नहीं करेंगे, कम से कम पढ़ ही लें, गांव में स्कूल खोलेंगे, वोट बैंक मिल जाएगा। क्योंकि अगर सीरियसनेस होती तो कम से कम इतने सालों बाद इतना सब कुछ, इतना भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर, आज सुकन्या मैम के स्कूल में भी टीचर्स की उतनी सैलरी नहीं होगी जितनी सरकारी स्कूल में होती है, प्रिंसिपल की उतनी सैलरी नहीं होगी जितनी सरकारी स्कूल में होती है, उसके बावजूद ऐसी उदासीनता क्यों? धन्यवाद, आपने मुझसे प्रश्न बहुत अच्छा किया है। देखिए, सबसे बड़ी जो एजुकेशन सिस्टम में हमारी कमी ये है कि हम एक दूसरे के ऊपर ना आरोप करते रहते हैं कि कमी एजुकेशन सिस्टम में है या पेरेंट्स में है या बच्चों में है, टीचर में है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सबसे मूलभूत कमियां क्या है। किसी भी सरकारी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए हमें देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत भारी कमी है। अगर हम देखें तो स्कूल के अंदर, जैसा कि अभी रिपोर्ट दिखाई गई है, इसके अंदर इन्होंने बताया कि 3 कमरे हैं जिसके अंदर 5 क्लासेस चल रही हैं। तो एक प्रॉपर स्कूल होने के लिए 10 मैम 10 10th तक है, माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, सब कुछ है उसमें जी। तो एक ही क्लास के अंदर आप देखें 2-2 3-3 क्लास अगर बैठ रही है तो एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल है पढ़ाना, बच्चों के लिए कंसंट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल एंड टीचर का मोटिवेशन लेवल ही इतना डाउन हो जाएगा इसको देख के कि हमें एक कमरे के अंदर 3 क्लासों को जो है संचालित करना है। तो सबसे बड़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी कमी है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है बच्चों की और टीचर के अंदर मोटिवेशन या एंथुजियाज्म की जो हम बात करते हैं ना, वो होना। आज हम अगर प्राइवेट स्कूल्स को देखते हैं तो सबसे हम, आप या मैं या जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब यही देखते हैं कि स्कूल का एक जो लुक होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जबकि सरकारी स्कूल देखने में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं पर्सनली जो मुझे लगता है ना कि सरकार को एक रोल मॉडल स्कूल एज अ प्राइवेट स्कूल की तरह तैयार करना चाहिए
ताकि बच्चों को, अभिभावकों को लगे कि हमारा बच्चा जो है एक अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है। तो ये बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसके बाद में हमारी डेस्केज आती हैं, पंखे आते हैं, एक सैनिटेशन की प्रॉपर जगह होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, वेंटिलेशन, एनवायरनमेंट, ये सब बातें तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। दूसरी चीज फिर आती है टीचर्स की। टीचर्स जो है वो स्किल्ड होने चाहिए और टाइम टू टाइम उनकी जो ट्रेनिंग प्रोसेसेस जो है ना वो अपग्रेडेशन होना चाहिए, अपग्रेडेशन टू द टेक्नोलॉजी, जो कि सरकारी स्कूल के टीचर्स के साथ में हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। हम जब भी ये बात आपने मतलब हम ठीक कही। और मैं जब सोच रहा था लास्ट पीटीएम में, मुझे याद है मेरी क्लास के मेरे जो बच्चे की क्लास के 3-4 पेरेंट्स हैं, उनकी ये शिकायत थी कि उनकी क्लास का एसी जो है वो कूलिंग आजकल ठीक नहीं कर रहा है, गर्मी पड़ रही है। तो मैं एक तरफ वो तस्वीर सोच रहा था और एक तरफ ये सोच रहा हूं जहां छत टपकती है, बच्चे परेशान रहते हैं। मेरे साथ उषा मैम है। उषा मैम, देखिए, इस बात से हो सकता है कि कुछ टीचर्स मुझसे नाराजगी जताएं, लेकिन क्या प्राइवेटाइजेशन एक तरीका है शिक्षा का स्तर सुधारने का, या फिर आपकी परफॉर्मेंस बेस पर आपका अप्रेजल, इवन आपकी नौकरी, ये डिपेंड होनी चाहिए? कुछ सुधार हो सकता है? हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगला बुलेटिन में नहीं पढ़ पाऊंगा मैम, सीधी बात है मेरी फील्ड जी में। बिल्कुल, जी बिल्कुल होना चाहिए। और बहुत हो गया, बहुत सारे वर्ष हो गए इस तरह की रिपोर्ट सुनते हुए और अपमानित होते हुए कि मध्य प्रदेश में ऐसा है, ऐसा है। बिल्कुल होना चाहिए, अप्रेजल भी होना चाहिए और व्यवस्थाओं में सुधार भी होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि इसमें सभी का सहयोग बहुत अधिक आवश्यक है। जो भी सरकारें बन रही हैं, जो भी विधायक हैं वहाँ के, उनका भी अप्रेजल होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में किस किस तरह के स्कूल चल रहे हैं। और अगर इन स्कूलों पर क्योंकि देखिए ये ना ग्रास रूट से हमें ठीक करना पड़ेगा, ऊपर से बात करके कुछ हो नहीं पाएगा। सदियां गुजर गई हैं, सदियां गुजर जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। कहते हैं ना, इंडिया और भारत ये वही स्थिति है, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल। एक बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, फिर उसका बच्चा भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, उसका बच्चा भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, वो अच्छा स्किल होता जाएगा। एक ही देश में ये नहीं चल पाएगा और ना चलना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया और इस पर तो हम अगर पूरा दिन बैठेंगे तब भी शायद कम पड़ जाए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कुलदीप सर, सुकन्या मैम, पूर्वा मैम, अनुमित्रा मैम, उषा मैम, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।